आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। देश इस वक्त अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सभी की नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर टिकी थी। पीएम ने कार्यक्रम के 83वें एपिसोड के जरिए तमाम मुद्दों पर बात की, जिसमें आयुष्मान योजना का जिक्र किया गया। साथ ही पीएम ने लोगों के सामने अपनी तमाम बातें रखी। कार्यक्रम में पीएम ने एक लाभार्थी से बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता में जाने का आशीर्वाद ना दे, क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता में रहना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। मैं सेवक हूं, सेवा करने आया हूं। प्रधानमंत्री का पद ही सेवा के लिए होता है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से, विदेश से, निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, उससे देश आगे बढ़ रहा है। और इस पर बात करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए एक बहुत बड़ी बात कह दी है, वो भी उस पद के लिए जिस पद के लिए विपक्षी पार्टियां खासतौर पर जद्दोजहद कर रही हैं। अलग अलग तरह की राजनीति होती आई है उस पद की चाहत के लिए कि वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, ना ही वो सत्ता में है। वो देश की सेवा कर रहे हैं और सेवक ही बनकर रहना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद मोनिका जी। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार अपनी को मेरी आवाज इको हो रही है। ओके, मैं चेक करवाती हूँ। पैनल प्लीज चेक करें। आप अपनी बात पूरी कीजिए सूर्य प्रकाश जी तब तक। जी देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो है नहीं चाहिए पद यश गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे और तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। और इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समूचे विपक्ष, समूचे देश के सामने और समूचे विश्व के सामने बताया और कहा। आप देखिए किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक व्यक्ति से बात की जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का फायदा लिया अपनी हार्ट सर्जरी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, और उसके बाद जब मथुरा की जो माता जी थी उनसे भी बात की, जो कि पिछले 6-7 साल से बिस्तर पे थी उनके घुटनों के ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब मैं सुन रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। आंसू इसलिए आ गए क्योंकि हमें गर्व है, ये खुशी के आंसू से गर्व है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है, ऐसा महापुरुष कर रहा है जिसके लिए पद, यश और गरिमा कोई महत्व नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ सेवा महत्व रखती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन चरित्र है वो भी सेवा से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल सेवा भाव और सेवा का कार्य ही किया है। आज वो देश की सेवा कर रहे हैं प्रधान जनसेवक बनकर। तो आप देख लीजिए कि आज इस देश के अंदर हर व्यक्ति के मन में जो कहीं सेवा भाव दबा हुआ था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उठ रहा है। उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, हृदय की एंजियोग्राफी कराई थी, उनसे कहा कि आप औरों को भी प्रेरित कीजिए आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। तो देश का प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक के संग सीधा संवाद कर रहा है। उन्होंने एक यूनिकॉर्न जो गाड़ियों के अंदर कार्बन कम करने वाली एक नया स्टार्टअप था, उनसे भी बात की। और देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो केंद्र सरकार का विजन है उसको एक बार पुनः
पूरे विश्व पटल के सामने रखा। और भारत का जो यूनिकॉर्न में जो इस समय में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, पहले 6-7 यूनिकॉर्न होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया, और आज 90 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत के अंदर है। और समूचा विपक्ष इस बात से आश्चर्यचकित है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं यूनिकॉर्न के कंधों पर आगे बढ़ेगी और डबल डिजिट में हम पहुंचेंगे, यही स्वप्न है। और ये भारत के जो युवा है उनको उन्होंने प्रेरित किया कि पहले भारत जो था, भारत का युवा तो वो जॉब सीकर था, और अब जो है भारत का युवा वो जॉब क्रिएटर बनने जा रहा है, जॉब क्रिएटर बन गया है। तो ये बहुत ही सुखद बदलाव है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया। ये जो जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर की आपने बात की है, ये सीधे स्टार्टअप्स को जोड़ती है और उस पर भी मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका विश्लेषण मैं रमेश ठाकुर जी से भी पहले लूंगी और फिर हम स्टार्टअप्स को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए भी किया था। लेकिन रमेश ठाकुर जी, मन की बात कार्यक्रम में आज एक ऐसी बात पीएम मोदी की तरफ से बोली गई है जो शायद इस वक्त विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही होगी, या फिर उनको मिर्ची जरूर लग रही होगी, और जनता के बीच एक सीधा संदेश देने की कोशिश पीएम की तरफ से की गई कि वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए है, वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, न रहना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? रमेश ठाकुर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, हम रमेश ठाकुर जी से दोबारा से सही से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम वापस से सूर्य प्रकाश जी के पास चलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से भी आपने भी कहा, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि आज का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन गया है। ये जो स्टार्टअप्स है, लोग छोटी छोटी कंपनियां शुरू कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़े लेवल पे कंपनी हो, अब और सरकार मदद कर रही है तमाम योजनाओं के जरिए। ये जो स्टार्टअप्स है, ये आगे बढ़ाने में देश को और युवाओं को प्रोत्साहित करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं? धन्यवाद मोनिका जी। मोनिका जी, आप देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था पहले नकारात्मक सूचकांक की नीचे पहुंच गई, उसके बाद पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। और आगे आने वाले साल 2 साल के अंदर आप देखिएगा जिस प्रकार क्रांतिकारी बदलाव, चाहे वो आपका यूनिकॉर्न्स हो, चाहे वो एयर अथॉरिटीज हो, चाहे वो सड़क पे हो, दिख रहा और की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम विश्व में सबसे युवा देशों में से एक हैं। और भारत के अंदर जो युवा शक्ति है वो पूरी तरीके से हर उस कारखाने को चलाने के लिए तैयार है जिसकी आवश्यकता विश्व को है। हम कांग्रेस के राज में, देखिए मैं किसी की क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में इस देश के अंदर क्या स्थिति हो गई थी। इस देश का हर जो विक्रेता था, जो आड़ती था, जो होलसेलर था, वो कोई भी चीज बेचनी थी वो उसका एक डेमो लेता था और चाइना जाता था, शंघाई जाता था, पेइचिंग जाता था और वहां जाकर उसको दिखाता था और कहता था भैया ये बना के दे दीजिए, और चीन उसको बनाकर बेचता था। इसी कारण हम एक उपभोक्ता देश बन गए थे, ना कि निर्यातक। और यही कारण रहा कि हमारी इकोनॉमी जो है एकदम धीरे धीरे डाउन होती चली गई। लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिख स्वप्न है कि भारत जो है विश्व का कारखाना बनना चाहिए, और हमें ये जो शक्ति भी है कि हम भारत विश्व का कारखाना बन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि पहले जब घर वालों को बोलता था अपना युवा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, तो घर वाले बोलते थे पैसा कहां से लाओगे, और पैसा लाओगे नहीं तो बिजनेस कहां से करोगे। आज केंद्र सरकार आप देख लीजिए, कोरोना काल में भी 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया एमएसएमई के लिए। भारत की जो केंद्र सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटे बड़े उपकरणों को आगे बढ़ाना चाहती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल, ये 3 जो मंत्र हैं, यही वो मंत्र हैं जिसके कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही सशक्त होकर पूरे विश्व में अपना डंका पीट रही है। और इसी का उन्होंने उदाहरण अभी दिया।
बिल्कुल। रमेश ठाकुर जी तक मेरी आवाज अब ठीक से पहुंच पा रही है? रमेश ठाकुर जी सुन पा रहे हैं आप ठीक से मुझे? ओके रमेश ठाकुर जी, दो महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करूंगी। जो संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया कि वो सत्ता के लिए नहीं है, राष्ट्र की सेवा के लिए है, सेवक बनकर काम करना चाह रहे हैं और वही वो कर भी रहे हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और साथ ही महत्वपूर्ण सवाल, ये जो स्टार्टअप्स जिनका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया, आजकल तमाम तरीके के स्टार्टअप्स हैं, सरकार इसमें सहायता कर रही है, तमाम चीजें हैं, योजनाएं हैं, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, सब कुछ है। ये स्टार्टअप्स देश की अर्थव्यवस्था को, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान निभा रहे हैं? देखिए मोनिका जी, पहले आते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अपनी बात कही है कि मैं लोगों का सेवक हूं, जनता का सेवक हूं। बहुत अच्छी बात है, ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। अब इसमें दिक्कत कहां पे आ जाती है? जब कोई बात आप अपने मन की कहते हो और सामने वाले की मन की बात के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, समन्वय नहीं हो पाता है, दिक्कत मुझे लग रहा तब शुरू हो जाती है। हर प्रधानमंत्री का दौर देखा आपने भी, लंबे समय से पत्रकारिता की है, तो उसमें होता क्या था, हर साल जो सरकार का लेखा जोखा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, तो उसमें मन की भी बात प्रधानमंत्री करते थे, पत्रकारों भी जो पूरे देश की हम आपकी आवाज को उनके सामने रखते थे सवालों के जरिए। वो नहीं हो पाया है। दूसरी बात, ये सब चीजें स्टार्टअप, ये इंडिया वो इंडिया, 136 योजना 7 साल में चली हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छी पहल हुई है। लेकिन इसमें अगर आप देखा जाए, आप सही से एनालिसिस करो, तो ये सही से एक क्रियान्वयन इन चीजों का नहीं हो पाया है। गंगा सफाई का क्या हुआ? एक रिपोर्ट आती है, सारा पैसा लैप्स हो जाता है, गंगा वैसी की वैसी है। योजना आयोग जब हुआ करता था, जिसको नीति आयोग कर दिया, जिस चीज का आप जिक्र करते हो, जो खोखा है, जो खाका आपने बनाया हुआ है, इसका सारा का एनालिसिस किया। आरबीआई के अध्यक्ष का कल एक बयान आया है, उन्होंने ये कह दिया है, जो डिजिटल इंडिया की जो बात कही जाती है, डिजिटल जो पैसे लेन देन की बात कही जाती, वो भारत में सफल नहीं है और उसको सफल करना इतना आसान भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विजन था, बहुत बड़ी योजना थी। तो जब उनके लोग, अंदर के लोग ये जब कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मुझे लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि दिक्कत कहाँ हो रही है। हमने तो अपनी मन की बात कर दी, लेकिन युवाओं की मन की बात हमने नहीं करी। अभी आपने कहा कि जो युवा है वो क्रिएटिव होंगे जॉब के लिए। मुझे लग रहा है आज लखनऊ की अगर तस्वीर देखें, जो बीटीसी हैं जिनको एक नियुक्ति भी मिल चुका है, वो धरने पे बैठे हो। मुझे लग रहा है जब पेट खाली होगा मोनिका जी, तो मुझे लग रहा ना सोचने की क्षमता होगी ना समझने की क्षमता होगी। मुझे लग रहा इन चीजों पे आना पड़ेगा, खाका इस पे बनाना पड़ेगा। आपके नजरिए से कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमी रह रही है, और वो जो रोड मैप, जो ब्लूप्रिंट है, वो उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है। सूर्य प्रकाश जी, रमेश ठाकुर जी की पूरी बात यकीनन आपने सुनी, क्रियान्वयन में कमी रह रही है, जिसकी वजह से जो तमाम बातें हैं वो उतनी नहीं फॉलो हो पा रही हैं जितनी की होनी चाहिए, उतना परिवर्तन नहीं आ पा रहा है जितना कि आना चाहिए। रमेश ठाकुर जी का सीधा सवाल कि जो रोड मैप है उस पे कहाँ कमी आ रही है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा उतनी तरीके से? देखिए मोनिका जी, अभी रमेश ठाकुर जी ने एक प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि जो रोड मैप है वो कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। तो मैं इनको बता देता हूं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत के अंदर छोटे बड़े मिलाकर सभी जो राज्य हैं वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। कुछ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, कुछ गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो आप देखिएगा, चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे वो आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना कार्ड की योजना को लागू करने की बात हो। आप देखिए दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना जो कार्ड है वो लागू नहीं किया गया है, और जो गरीब व्यक्ति है वो इस लाभ से वंचित है, केवल और केवल राजनीतिक कारणों से। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर अभी 2 जो मेगा एक्सप्रेस वे थे उत्तर प्रदेश के यूपीडा के, वो अभी प्रदेश को मिले। एक पूर्वांचल मिला, दूसरा बुंदेलखंड लगभग तैयार है। आप देखिए कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर तो कार्य बहुत प्रगति पर है, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर स्थितियां थोड़ी सी खराब हैं। आप देख लीजिए निगम के अंदर, देख लीजिए दिल्ली के अंदर कि दिल्ली का जो नगर निगम का जो पैसा है, वो दिल्ली का नगर निगम का हक का पैसा
स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के नगर निगम है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके कामों में अड़ंगा डाला जा रहा है। यही काम ऑक्सीजन के समय में हुआ जब कोरोना काल था, कोरोना बिल्कुल पीक पे था, तब आपने तो यानी राजनीति प्रभावित करती है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राजनीति होती है और ये जो अड़ंगा डाला जाता है सब राजनीति की वजह से ही होता है और ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं काम? अगर हम एकजुट होकर, जी बिल्कुल, अगर हम एकजुट होकर कार्य करें तो ये जो इन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की कमी, केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है। आप देखिए ना, ऑक्सीजन के प्लांट्स बनाने के लिए दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के लिए दिया गया था पैसा, प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विज्ञापन में प्रयोग कर लिया था उसको। यही कारण रहा कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति फैल गई। आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 4 टाइम्स तक ऑक्सीजन दिल्ली को दिया गया, उन्होंने परेशान किया। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इन्होंने नौकरियों की बात की तो मैं इनको बता देता हूँ, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई, जिसमें कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सरकारी नौकरी जो है किसी भी हाई कोर्ट के फंदे में नहीं फंसी। रमेश ठाकुर जी का लेना चाहूंगी। रमेश ठाकुर जी, कुल मिलाकर बात यह है जो सूर्य प्रकाश जी ने जवाब दिया कि कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित करती है, जिसकी वजह से रोड मैप में कोई कमी आ जाती है और पूरी तरीके से वो ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हो पाता है। कम शब्दों में जवाब देखिए, मुझे लग रहा है ये सूर्य प्रकाश जैसे लोग ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, जो इनको बता दिया जाता वही 4.5 करोड़ का इनको आंकड़ा इनके पास है। धरातल पे अगर इनसे मैं पूछूं 2014 में जीडीपी क्या थी, इस समय क्या थे, ये नहीं बता पाएंगे इनको। मैं कोई नहीं बता पाएंगे। अभी आपके ही उत्तर प्रदेश जो जिसकी आप व्याख्यान कर रहे हो, भुखमरी में सबसे नीचे आ गया है, गरीबी में सबसे ऊपर चला गया। 75 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया गया था? उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया गया था। केरला ले लीजिए, शामिल ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर दंगा नहीं हुआ। पहले क्या स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की, वहाँ निवेश नहीं आता था। आज की डेट में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया है पिछले 4.5 साल के अंदर। साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है इस समय उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। पहले क्या था, सिर्फ दंगे होते थे, बलात्कार होते थे, लूट होती थी, हत्या होती थी, वहां पर हर जिले के अंदर एक बाहुबली खड़ा था। आज वहां पर निवेश का माहौल बन रहा है। अरे भाई आप बताओ, 70 साल का गला सड़ा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी आई है तो प्रदेश को और देश को कितना आगे लेके जा रही है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, आप अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो व्यवस्था थी, प्रशासन था कोरोना काल के अंदर, उसकी बुरी प्रशंसा WHO ने की। 70 साल का सड़ा गला सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग इतना परेशान, फिर भी ये माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का ही कार्यशैली थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश और देश में जो स्थिति कंट्रोल हुई। वरना हमारा स्वास्थ्य सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज के बराबर है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिए आप इस चीज का। उत्तर दे दूं, मैं उत्तर दे दूं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 3 लड़कियां गायब हो रही हैं, बताइए कहां से हो रही हैं? 2016 का डेटा उठाइए, आप 2016-2015 का डेटा उठा के इस समय कीजिए। और आपको बता दूं एक बात और रमेश ठाकुर जी, इस समय आप चले जाइए, आप भी कोई कंप्लेंट लिखवाएंगे ना, वहाँ FIR होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब समाजवादी पार्टी या बसपा का रास्ता, तो कोई भी FIR। तमाम सवाल और उन सवालों का जवाब जरूरी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन आप 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम तो किया, मन की बात तो उन्होंने कही, लेकिन उस मन की बात पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर मुद्दे पर होता है और यहाँ पर भी इस मुद्दे पर वही देखने को मिला कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। जहां बीजेपी अपने तमाम कार्यों की सराहना करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं उन कार्यों के रोडमैप को लेकर, ब्लूप्रिंट को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जितना परिवर्तन आना चाहिए था उतना परिवर्तन नहीं आया है। खैर, लेकिन इसको चुनावों से जरूर जोड़ते हुए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सब जनता तय करेगी और ये आगे आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।